हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सुदर्शन प्रकाश और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल गुरु चकाचक। दोस्तों, पुलिस ऑफिसर बनने के लिए काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है क्योंकि पुलिस विभाग में ऑफिसर का पद काफ़ी चुनौतीपूर्ण और महत्वपूर्ण होता है, चाहे वो डीएसपी का हो या एसपी का या फिर एसएसपी का। आज हम बात करेंगे डीएसपी पोस्ट के बारे में। डीएसपी का फुल फॉर्म होता है डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस। इसे हिंदी में उप पुलिस अधीक्षक कहते हैं। इस पोस्ट को पाना युवाओं की पहली पसंद होती है। ये पोस्ट उन्हीं को मिलता है जिनका रैंक बहुत ही बढ़िया होता है। दोस्तों, अगर आप डीएसपी बनना चाहते हो तो आपको कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, साथ ही इसके बारे में पूरी जानकारी रखनी होगी, तभी आप इसकी तैयारी की शुरुआत कर पाएंगे। इस वीडियो में और भी बहुत कुछ बताऊंगा। सबसे पहले जान लीजिए इस वीडियो में मैं आपको क्या क्या बताने वाला हूं। सबसे पहले डीएसपी क्या होता है, क्या क्वालिफिकेशन चाहिए, एज लिमिट कितना होता है, फॉर्म भरने के लिए कितना % चाहिए, एग्ज़ाम के कितने स्टेज होते हैं, सिलेबस क्या है, इसमें सैलरी कितनी मिलती है और इसके लिए स्ट्रेटजी क्या अपनाई जाए। दोस्तों, इन सभी पॉइंट्स को डिटेल में मैं डिस्क्राइब करूंगा, तो वीडियो को लास्ट तक देखिए और सभी बातों को समझने का प्रयास कीजिए। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन पर प्रेस कर लीजिए ताकि नए वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो चलिए शुरू करता हूं। सबसे पहले जानेंगे डीएसपी क्या होता है। दोस्तों, डीएसपी का फुल फॉर्म होता है डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस। इसे हिंदी में उप पुलिस अधीक्षक कहते हैं। दोस्तों, जिस प्रकार लोग आईपीएस बनते हैं ठीक उसी प्रकार डीएसपी भी बनते हैं। आईएएस का एग्जाम यूपीएससी कंडक्ट करती है, वहीं डीएसपी के लिए स्टेट लेवल की स्टेट पीएससी करवाती है, जैसे बीपीएससी, यूपीपीएससी, यूकेपीएससी, एमपीएससी एटसेट्रा। इसी तरह देश भर के राज्य अपना स्टेट पीएससी एग्जाम करवाती है। अगर मैं डीएसपी के कार्य की बात करूं तो इनका कार्य एसपी को असिस्ट करना होता है, क्योंकि एसपी का पोस्ट डीएसपी के पोस्ट से बड़ा होता है। एसपी बनने के लिए यूपीएससी द्वारा आयोजित सिविल सर्विस एग्जाम क्लियर करना होता है। दोस्तों, एक डीएसपी को पुलिस विभागों के सभी कार्यों का मैनेजमेंट भी करना होता है, जैसे क्राइम को रोकना, जांच को नियंत्रित करना इत्यादि। अब आते हैं क्वालिफिकेशन पे। क्वालिफिकेशन क्या चाहिए? दोस्तों, इस पोस्ट का फॉर्म भरने के लिए आपका किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन पास होना चाहिए, क्योंकि ग्रेजुएशन बेस पे ही आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप ग्रेजुएशन पास हैं या लास्ट सेमेस्टर या लास्ट ईयर के स्टूडेंट हैं तो आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। ग्रेजुएशन में आपका सिर्फ पास मार्क्स होना चाहिए। अगर आपने ग्रेजुएशन किसी भी स्ट्रीम से की हो आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, जैसे बीए, बीएससी, बीकॉम या ग्रेजुएशनल लेवल का कोई भी वोकेशनल कोर्स आप फॉर्म भर सकते हैं। यहाँ ध्यान रखिए, किसी भी स्टेट पीएससी का फॉर्म भरने के लिए आपको वहाँ का अस्थायी निवासी होना जरूरी नहीं है। अगर आप बिहार, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र या राजस्थान से हैं तो आपको यूपीपीएससी का फॉर्म भरना है तो आप उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन का फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, यहाँ तक अगर आपको कोई कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट कर सवाल पूछ सकते हैं। और हाँ, अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो एक लाइक जरूर कीजिए। अब जानते हैं फॉर्म भरने के लिए एज लिमिट कितना होता है। दोस्तों, अगर आप उत्तर प्रदेश के लिए मतलब यूपीपीएससी का फॉर्म भरते हैं तो मिनिमम एज लिमिट है 21 साल और मैक्सिमम एज लिमिट है 40 साल। ये एज लिमिट सभी के लिए है। इससे कम उम्र के स्टूडेंट यूपीपीएससी का फॉर्म नहीं भर सकते। उम्र सीमा में जो छूट मिल रही है वो उत्तर प्रदेश के निवासी के लिए ही होगी। आप जिस स्टेट का फॉर्म भरते हैं जो छूट मिलेगी वो सिर्फ उसी स्टेट के लोगों के लिए ही होगी। चलिए आगे बढ़ता हूँ। दोस्तों, अगर मैं कैटेगरी वाइज उम्र सीमा में छूट की बात करूं तो जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट के लिए न्यूनतम 21 वर्ष और अधिकतम 40 वर्ष, ओबीसी कैटेगरी के लिए न्यूनतम 21 वर्ष व अधिकतम 45 वर्ष, एससी एसटी कैटेगरी के लिए न्यूनतम 21 वर्ष व अधिकतम 45 वर्ष, पीडब्ल्यूडी के लिए न्यूनतम 21 वर्ष व अधिकतम 55 वर्ष है। अब जानते हैं फॉर्म भरने के लिए कितना % चाहिए। दोस्तों, फॉर्म अप्लाई करने के लिए सिर्फ ग्रेजुएशन पास होना चाहिए, मतलब आप मिनिमम मार्क्स से भी ग्रेजुएशन पास हैं तो फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। आपका ग्रेजुएशन में 60% हो या 50%, आप स्टेट पीएससी का फॉर्म भर सकते हैं। यहाँ आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है।
अब जानते हैं एग्जाम के कितने स्टेज होते हैं। दोस्तों इस एग्जाम के 3 स्टेज होते हैं। फर्स्ट है प्रीलिम्स, सेकेंड है मेंस और थर्ड है इंटरव्यू। ये 3 स्टेज हैं एग्जाम के। यहाँ ध्यान रखिए कि एग्जाम के इन तीनों स्टेज को पास करने के बाद ही आप डीएसपी के लिए सिलेक्ट हो पाएंगे। अगर कोई स्टूडेंट ये सोच रहे हैं कि प्रीलिम्स और मेंस को पास करने के बाद डीएसपी बन सकते हैं तो ये गलत है। आपको इंटरव्यू भी क्लियर करना पड़ेगा, तभी आप इस सर्विस के लिए चुने जाएंगे। अगर आप इंटरव्यू में सिलेक्ट नहीं हो पाएंगे तो आपको फिर से एग्जाम देना पड़ेगा। यहाँ तक तो क्लियर है? तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सिलेबस क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट। दोस्तों किसी भी एग्जाम को क्रैक करने के लिए उसका सिलेबस का नॉलेज होना जरूरी है, इसलिए सभी स्टूडेंट को सिलेबस पता होना चाहिए। जैसा कि आपको पता है एग्जाम के 3 स्टेज होते हैं, प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू। दोस्तों सबसे पहले जानते हैं प्रीलिम्स के सिलेबस के बारे में। दोस्तों इसमें मल्टी चॉइस क्वेश्चन होते हैं और इसमें 2 पेपर होते हैं, जनरल स्टडीज 1 और जनरल स्टडीज 2। दोस्तों जनरल स्टडीज 1 में 150 क्वेश्चन होते हैं 200 मार्क्स के, वहीं जनरल स्टडीज 2 में 100 क्वेश्चन होते हैं 200 मार्क्स के। दोनों का एग्जाम टाइम 2-2 घंटे का होता है। पेपर 1 में करंट अफेयर से सवाल पूछे जाते हैं और इंडियन हिस्ट्री, इंडियन एंड वर्ल्ड जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स, इंडियन पॉलिटी एंड गवर्नेंस, जनरल साइंस, इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट। अब जानते हैं पेपर 2 के बारे में, मतलब सी सेट के बारे में। यह सिर्फ क्वालिफाइंग पेपर है, इसका नंबर आपके मेरिट बनते समय नहीं जुटता है, लेकिन आपको इसमें कम से कम 33% मार्क्स लाना कंपलसरी है, तभी आप मेंस एग्जाम में बैठ सकते हैं। पेपर 2 में आपसे मैथमेटिक्स, रीजनिंग, इंग्लिश और हिंदी से सवाल रहता है। दोस्तों इसमें क्वेश्चन 10th लेवल के ही होते हैं। जब आप क्वेश्चन प्रीवियस ईयर का देखेंगे तो आपका कन्फ्यूजन काफ़ी हद तक दूर हो जाएगा। दोस्तों एक बात बता दूं कि आपको प्रीलिम्स एग्जाम में गलत आंसर देने पे माइनस मार्किंग भी होता है। इसमें गलत आंसर पर 1/3 मार्क्स काट लिए जाते हैं। ये तो था प्रीलिम्स एग्जाम का सिलेबस। अब जानते हैं मेंस एग्जाम के सिलेबस के बारे में। दोस्तों मेंस एग्जाम स्टेट पीएससी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें जो मार्क्स आएगा वही आपके फाइनल सिलेक्शन के लिए मेरिट बनाता है। इसमें टोटल 8 पेपर होते हैं और सभी पेपर के लिए 3-3 घंटे दिए जाते हैं। जिन 8 पेपर का एग्जाम देना है वो है जनरल हिंदी, एस्से, जनरल स्टडीज 1, जनरल स्टडीज 2, जनरल स्टडीज 3, जनरल स्टडीज 4, ऑप्शनल सब्जेक्ट पेपर 1, ऑप्शनल सब्जेक्ट पेपर 2। चलिए इन सभी 8 पेपर का सिलेबस बता देता हूँ। हिंदी से 150 नंबर का क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसमें शब्द ज्ञान एवं प्रयोग, उपसर्ग एवं प्रत्यय, प्रयोग, ताड़ लेखन, वर्तनी एवं वाक्य शुद्धि आदि। नेक्स्ट पेपर है एस्से राइटिंग का। इसमें 3 सेक्शन होते हैं। तीनों सेक्शन में आपको 3-3 टॉपिक दिए जाएंगे 150 मार्क्स के। आपको सभी 3 टॉपिक से एक एक टॉपिक सिलेक्ट कर 700 वर्ड में लिखना है। इसमें आपको 3 घंटे का समय दिए जाएंगे। अब आ जाते हैं जनरल स्टडीज पे। इसमें टोटल 4 पेपर होते हैं, सभी 200-200 मार्क्स के हैं, मतलब 800 मार्क्स के होते हैं। जनरल स्टडीज 1, 2, 3 में आपसे इंडियन हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, वर्ल्ड ज्योग्राफी, डिजास्टर, करेंट अफेयर्स एटसेट्रा से क्वेश्चन रहते हैं। वहीं जनरल स्टडीज 4 में एथिक्स से सवाल पूछे जाते हैं। अब चलते हैं ऑप्शनल पेपर पे। इसमें 29 सब्जेक्ट होते हैं, जिनमें किसी एक का ही पेपर देने हैं। जो 29 सब्जेक्ट हैं वो इस प्रकार हैं: एग्रीकल्चर, बॉटनी, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, जूलॉजी, लॉ, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, केमिस्ट्री, एनिमल हस्बेंड्री, इंग्लिश लिटरेचर, फिजिक्स एंड वेटरनरी साइंस, उर्दू लिटरेचर, मैथमेटिक्स, स्टैटिस्टिक्स, हिंदी लिटरेचर, ज्योग्राफी, मैनेजमेंट, संस्कृत लिटरेचर, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस, कॉमर्स, सोशियोलॉजी, इंटरनेशनल रिलेशंस, अकाउंटेंसी, फिलॉसफी, हिस्ट्री, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, जियोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी, मेडिकल साइंस, साइकोलॉजी, सिविल इंजीनियरिंग। इतने सारे सब्जेक्ट से आप एग्जाम दे सकते हैं। दोस्तों इसके बाद है थर्ड राउंड इंटरव्यू का। जब आप प्रीलिम्स और मेंस एग्जाम को क्वालिफाई कर लेते हैं, फिर आपको इंटरव्यू के लिए कॉल किया जाता है। इंटरव्यू 200 मार्क्स के होते हैं। इसमें कई तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, जैसे आप जिस डिस्ट्रिक्ट से हैं वहाँ के बारे में भी कुछ पूछा जा सकता है, सब्जेक्ट से भी सवाल पूछे जा सकते हैं। इसमें खास तौर पर पैनलिस्ट को विश्वास दिलाना होता है
कि आप ही इस पद के लिए उपयुक्त हैं। दोस्तों, आपने यूपीपीएससी के सिलेबस को समझ लिया। अब जानते हैं आप फॉर्म कब भर सकते हैं। दोस्तों, डीएसपी बनने के लिए जो आप फॉर्म अप्लाई करेंगे वो सभी स्टेट का डेट अलग अलग होते हैं। जितने भी स्टेट हैं वे सभी पीएससी का अपना नोटिफिकेशन अलग अलग टाइम में निकालते हैं। इसके लिए आपको ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर देखना होगा। दोस्तों, अब आप पूछेंगे इतना इन्फॉर्मेशन दे दिया तो सैलरी कितनी मिलती है। दोस्तों, एक डीएसपी ऑफिसर की सैलरी हर स्टेट में डिफरेंट हो सकती है। फिर भी अगर एवरेज सैलरी की बात की जाए तो डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस का एंट्री लेवल पे मासिक वेतन 78,000 से लेकर 96,000 तक मिलती है, जो कि 5400 ग्रेड पे होती है। वहीं जैसे जैसे आपका सर्विस का ड्यूरेशन बढ़ता जाएगा वैसे वैसे आपकी मंथली सैलरी भी बढ़ती जाएगी। इसके साथ ही बहुत सारी फैसिलिटी भी प्रोवाइड की जाती है। अब बातें होंगी इसके लिए स्ट्रेटजी क्या अपनाई जाए। दोस्तों, अगर आपने डिसाइड कर लिया है कि आपको स्टेट पीएससी एग्जाम देकर डीएसपी ही बनना है तो आप अभी से ही इसके सिलेबस और टाइम मैनेजमेंट पर पूरा ध्यान दे दीजिए। और साथ ही जनरल स्टडीज की तैयारी के लिए आपको हर सब्जेक्ट का कॉन्सेप्ट जानना बहुत ज़रूरी है। इस एग्ज़ाम का जनरल स्टडीज का सारा पैटर्न सिविल सर्विस एग्ज़ाम के जैसा ही होता है। इसलिए लास्ट में कहूँगा, पढ़ाई पे जी जान से लग जाइए, दूसरों का इंटरव्यू सुनिए ताकि उनकी स्ट्रेटजी सुनकर आप मोटिवेट हो सकें, ताकि आपकी अपनी स्ट्रेटजी बनाने में सुविधा हो। तो दोस्तों, ये था डीएसपी बनने की पूरी जानकारी। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए आप हमें कमेंट कर बता सकते हैं, ताकि उस पर जल्द से जल्द वीडियो बनाने की कोशिश की जाए। दोस्तों, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।